प्यारे बच्चों, आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम आपको बताएंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ट्रांसफर आरएनए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सॉल्युबल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है लगभग साइटोप्लाज्म की डेंसिटी के बराबर है। तो जब सेंट्रीफ्यूज की जाती है सेल, तो ये साइटोप्लाज्म के साथ ही रहता है, उससे अलग नहीं होता है। तो लोग इसे कहते हैं सॉल्युबल आरएनए। क्या ये सॉल्युबल आरएनए है। दूसरा, इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? अडेप्टर का मतलब ये होता है कि दो चीजों के बीच में जो कनेक्ट करता हो, दो चीजों को जोड़ने का काम करता हो, उसको हम कहते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए करता क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एक तरफ से अपने एंटी कोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड करता है, पढ़ लेता है, और उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको दूसरी तरफ से ये जोड़ लेता है, और इन्हीं अमाइनो एसिड की मदद से बनती है प्रोटीन। इन्हीं अमाइनो एसिड की मदद से बनती है प्रोटीन। तो ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन के बीच में, मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड और प्रोटीन के अमाइनो एसिड के बीच में एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। दोनों के बीच में एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एक तरफ से अपने एंटी कोडॉन की मदद से ये मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है, और उस कोड के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको साइटोप्लाज्म से उठाता है, अपने साथ जोड़ता है और राइबोसोम तक लाता है, राइबोसोम तक लाता है। तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों होता है, कभी तुमने सोचा? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि मैसेंजर आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है, और प्रोटीन पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड के मिलने से बना है। तो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो मैसेंजर आरएनए की जो भाषा है वो न्यूक्लियोटाइड की भाषा है, और ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में। प्रोटीन के जो भाषा है वो अमाइनो एसिड की भाषा है, उसके अंदर अमाइनो एसिड है। तो एक तरफ न्यूक्लियोटाइड अलग भाषा मैसेंजर आरएनए पर, दूसरी तरफ वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर है, ये अलग भाषा। तो ये ट्रांसफर आरएनए करता क्या है? इन दोनों के बीच में अडेप्टर की तरह काम करता है। अपने एंटी कोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है, और उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको साइटोप्लाज्म से उठाता है और राइबोसोम तक लाता है, और अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनती है प्रोटीन। अब देखो, अब डीएनए से डीएनए बनना आसान है। डीएनए से डीएनए बनना आसान है, उसको आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जो नया डीएनए बनेगा वो भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। क्या है दोनों के बीच में? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। अगर डीएनए के ऊपर एटीजीसी लगा है तो हम आरएनए पे क्या आएगा हम बता सकते हैं, क्योंकि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है साइटोसिन। तो अगर डीएनए पर एडेनिन लगा है तो आरएनए में यूरेसिल आएगा, ये हम बता सकते हैं, और अगर डीएनए पर ग्वानिन लगा है तो आरएनए में साइटोसिन आएगा, ये हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। हम ये जानते हैं एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन या यूरेसिल है, और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस साइटोसिन है, इसकी मदद से। लेकिन जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, इसमें बड़ा दिक्कत है। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। तो अब क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी?
एक ऐसे मॉलिक्यूल की बेटा जरूरत पड़ती है जो एक तरफ से मैसेंजर आरएनए की भाषा को पढ़ ले और उस भाषा के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको अपने साथ जोड़ ले। ये एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये एंटीकोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को पढ़ लेता है और उन कोडॉन्स के अनुसार जो अमाइनो एसिड है वो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उस अमाइनो एसिड को दूसरी तरफ जोड़ लेता है और इन अमाइनो एसिड को लेकर के ये आता है और राइबोसोम से आकर के चिपकता है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए अडेप्टर है, दो के बीच में काम कर रहा है, एक तरफ मैसेंजर आरएनए एक तरफ प्रोटीन, दोनों के बीच में अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ये बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत महसूस हुई जो मैसेंजर आरएनए की भाषा को पढ़ ले और उसको प्रोटीन की भाषा या अमाइनो एसिड की भाषा में कन्वर्ट कर दे। ये ट्रांसफर आरएनए है, यही ट्रांसफर आरएनए दोनों के बीच में अडेप्टर की तरह काम करता है। हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर आरएनए, डिटेल में देखते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट आरएनए है, ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं और इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं या कैरियर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये अमाइनो एसिड ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को उठा करके राइबोसोम तक लाता है, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पकड़ता है और राइबोसोम तक लाता है, तो कैरियर मॉलिक्यूल भी है। अब देखो देखते हैं ट्रांसफर आरएनए और अडेप्टर मॉलिक्यूल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इसके ये ट्रांसफर आरएनए के नाम है, हमने बताया इसके बारे में तुम्हें। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों है ये हमने बताया, एक तरफ ये मैसेंजर आरएनए दूसरी तरफ प्रोटीन, इनके बीच में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, ये अडेप्टर है। इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म की डेंसिटी के बराबर है, ये साइटोप्लाज्म के साथ ही रहता है, सॉल्युबल माना गया है, सॉल्युबल आरएनए कहलाता है। अब देखो ट्रांसफर आरएनए वाज डिस्कवर्ड बिफोर द जेनेटिक कोड, ट्रांसफर आरएनए की जो डिस्कवरी हुई है वो जेनेटिक कोड से पहले हो गई, जेनेटिक कोड से पहले हो गई थी, बट इट्स रोल एज अडेप्टर मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड लेटर। लेकिन ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ये जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के बाद पता लगा, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो ट्रांसफर आरएनए की डिस्कवरी पहले हो गई बेटा, लेकिन ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ये काफी बाद में पता लगा। अमाइनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड ऑन मैसेंजर आरएनए। देखो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर कोडॉन्स लगे हैं, मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, एक मैसेंजर आरएनए है और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ कोडॉन लगे, ये है मैसेंजर आरएनए, सपोज करो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर लगा है AUG, एक कोडॉन लगा है, दूसरा कोडॉन है मान लो UAC, तीसरा मान लो कोडॉन लगा है UUU और चौथा लगा है UAG, ये कोडॉन्स लगे हैं। अब यहां पर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, तुम जानते हो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये प्रोटीन बनती है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। एक लाइन ये लिखी, अमाइनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड ऑन मैसेंजर आरएनए। अमाइनो एसिड की मदद से, अमाइनो एसिड के बारे में अगर हमको पता लग जाए तो हम मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को नहीं बता सकते, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ऐसे समझो, सिंपल समझो, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि मैसेंजर आरएनए पर कौन से कोडॉन लगे हैं, ये हम नहीं बता सकते। कह रहा अमाइनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड ऑन एमआरएनए। अमाइनो एसिड की मदद से हम मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स के बारे में नहीं बता सकते, ठीक। ट्रांसफर आरएनए हैज एन एंटीकोडॉन,
ट्रांसफर आरएनए के पास एक एंटीकोडॉन होता है। मान लो ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए के पास एक ये ट्रांसफर आरएनए है, सपोज करो ये ट्रांसफर आरएनए है, ये है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन है, यहां पर AUG है तो यहां पर UAC, ये एंटीकोडॉन है। तो ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन की मदद से, ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है। इसने एंटीकोडॉन की मदद से यहां पर पढ़ लिया कि मैसेंजर आरएनए पर यहां पर AUG लगा है। क्या लगा है? AUG लगा है। और AUG कोड करता है मिथियोनिन को। किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। तो ये अपने साथ किसको जोड़ लेगा? ये अपने साथ जोड़ लेता है मिथियोनिन को। किसको जोड़ लिया? मिथियोनिन को। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, यहां पर मिथियोनिन है, सिंपल समझो भी मिथियोनिन। तो ट्रांसफर आरएनए ने एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम किया, अपने एंटीकोडॉन की मदद से कोडॉन को रीड कर लिया और कोडॉन के अनुसार अपने दूसरी तरफ अमाइनो एसिड को जोड़ लिया। इसने एंटीकोडॉन की मदद से यह पता लगा लिया यहां पर AUG है और AUG कोड करता है मिथियोनिन को, तो दूसरी तरफ मिथियोनिन को जोड़ लिया। तो डायरेक्टली अमाइनो एसिड की मदद से हम मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड नहीं कर सकते, ना पता लगा सकते, क्योंकि आपस में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। तो मदद किसने की? यहां पर ट्रांसफर आरएनए ने की। ट्रांसफर आरएनए ने एक तरफ से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लिया और उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको दूसरी तरफ से जोड़ लिया। ये ट्रांसफर आरएनए। इसीलिए ये इन दोनों के बीच में, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन के बीच में, ये अडेप्टर की तरह काम करता है। तो ट्रांसफर आरएनए हैज एन एंटीकोडॉन, ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन है which can read the codon on mRNA, जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है। द एंटीकोडॉन हैज 3 बेसेस, इस एंटीकोडॉन के पास 3 बेसेस हैं, 1 2 3 बेसेस हैं जो इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ए किससे पेयर करता है? ए पेयर करता है U से आरएनए में और डीएनए में ये T से पेयर करता है। G किससे पेयर करता है? G पेयर करता है C से। तो अगर यहां पर इसके पास UAC है, इसके पास AUG है, A के सामने U है, U के सामने A है और G के सामने C। तो द एंटीकोडॉन हैज 3 बेसेस, एंटीकोडॉन के पास 3 बेसेस हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन mRNA। ये एंटीकोडॉन के जो 3 बेसेस है वो mRNA के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक। ट्रांसफर आरएनए हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ट्रांसफर आरएनए के पास एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म भी होता है। ट्रांसफर आरएनए के पास क्या है? एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। ये आर्म है भुजा, सपोज करो ये है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ये है आर्म। ट्रांसफर आरएनए के पास एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। ट्रांसफर आरएनए हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। विद द हेल्प ऑफ दिस आर्म, और इस आर्म की मदद से ट्रांसफर आरएनए कैन बाइंड विद अमाइनो एसिड। इसी आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड्स को बाइंड कर लेता है। लेकिन अमाइनो एसिड कौन सा आएगा? वो कोडॉन के अनुसार आएगा। और इस कोडॉन को कैसे पढ़ लेता है? ये अपने एंटीकोडॉन की मदद से। तो ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन की मदद से कोडॉन को पढ़ लेता है और उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको अपने साथ अमाइनो एसिड रिसेप्टर आर्म पे जोड़ देता है। ठीक है। क्रिक पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्रिक ने बताया था सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के बारे में कि ट्रांसफर आरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है। अडेप्टर का मतलब दो के बीच में ये मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक। दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोडॉन ऑन mRNA. क्रिक postulated the presence of an adapter molecule. क्रिक ने बताया कि एक सेल के अंदर अडेप्टर मॉलिक्यूल पाया जाता है। दैट वुड ऑन वन हैंड रीड दी कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए, जो एक तरफ से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है। एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरे हैंड से, एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और इस कोडॉन के अनुसार
जो अमाइनो एसिड है उसको दूसरी तरफ ये बाइंड कर लेता है, तो दोनों के बीच में अडेप्टर की तरह काम करता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का और प्रोटीन पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। अमाइनो एसिड को देख करके हम मैसेंजर आरएनए के कोडॉन नहीं बता सकते, तो एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत है जो एक तरफ से अपने एंटी कोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड कर ले और दूसरी तरफ से उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको अपने साथ चिपका ले, बाइंड कर ले। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो अमाइनो एसिड तो बहुत तरह के दुनिया में होते हैं, लेकिन 20 तरह के अमाइनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं और शरीर की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। इसमें 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल, ऐसा तुम पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल में। तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने तरह के अमाइनो एसिड चाहिए? 20 तरह के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। जैसे ग्लाइसिन है, सीरीन है, एलानिन है, ये अमाइनो एसिड हैं, वो 20 तरह के चाहिए। ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड है तो कम से कम 20 तरह के ट्रांसफर आरएनए हो गए। एक ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू होती है उसमें इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है, उसके लिए वो अलग ट्रांसफर आरएनए होता है, उसके लिए नहीं, वो ट्रांसफर आरएनए इन 20 से अलग है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के शुरुआत में एक ट्रांसफर आरएनए की जरूरत पड़ती है, उसे इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, वो अलग है। और हम ये भी जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं, तो एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं और ज्यादा कोडॉन यानी टोटल कोडॉन अगर देखोगे तो 64 कोडॉन है। 64 में से अगर 3 निकाल लो स्टॉप कोडॉन तो 61 ऐसे कोडॉन हैं जो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो 61 कोडॉन है तो कम से कम 61 तरह के एंटी कोडॉन होना चाहिए। 61 तरह के एंटी कोडॉन का मतलब 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, 61 नहीं होते बेटा। 61 कोडॉन, 61 एंटी कोडॉन, 61 कोडॉन, 61 एंटी कोडॉन और 61 एंटी कोडॉन के मतलब 61 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ट्रांसफर आरएनए कई कोडॉन से पेयर कर जाता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे वॉबल हाइपोथेसिस में। वॉबल हाइपोथेसिस में ट्रांसफर आरएनए, एक ही ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के कई कोडॉन से पेयर करता है, ये वॉबल हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, जिससे ट्रांसफर आरएनए के नंबर की बचत होती है, इकोनॉमी ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो 61 की जरूरत नहीं पड़ती, 61 से कम चाहिए होते हैं। तो अभी बहुत डिटेल में मत जाओ, वो वॉबल हाइपोथेसिस में हम तुमको बता देंगे। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं और ट्रांसफर आरएनए हर एक अमाइनो एसिड का अलग है। ग्लाइसिन के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए, सीरीन के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए, एलानिन के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए। तो कम से कम 20 तरह के ट्रांसफर आरएनए हो गए। एक इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, उसके वो अलग हो गया, तो 21 तरह के हो गए। इसके अलावा एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, जैसे ग्लाइसिन के 4 कोडॉन होते हैं, तो 4 कोडॉन के लिए 4 एंटी कोडॉन चाहिए। 4 एंटी कोडॉन का मतलब 4 तरह के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। तो टोटल 61 कोडॉन होते हैं, तुमने पढ़ा होगा। 61 कोडॉन के लिए 61 एंटी कोडॉन, 61 एंटी कोडॉन के लिए 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए, लेकिन नहीं है, 61 से कम चाहिए होते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो टोटल ट्रांसफर आरएनए सेल के अंदर होते कितने हैं जरा देखो। देयर आर 40 to 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन मोस्ट ऑफ दी सेल। ज्यादातर कोशिकाओं में 40 से 60 तरह के ट्रांसफर आरएनए होते हैं जो बहुत आराम से जो 61 कोडॉन है उनको रीड कर सकते हैं। इसको हम वॉबल हाइपोथेसिस में समझेंगे। फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की शुरुआत के लिए अ स्पेशल ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। एक स्पेशल ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है जिसको हम इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, ये इन अलग होता है, ये ट्रांसफर आरएनए अलग है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत कराने के लिए एक अलग से ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है और वो है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। तो तुम याद रखना कि 40 से 60 तरह के ट्रांसफर आरएनए ज्यादातर सेल्स में पाए जाते हैं। कहता देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। 3 कोडॉन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में कौन कौन से आते हैं? स्टॉप कोडॉन में UAA,
UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन हैं। इन स्टॉप कोडॉन्स का कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता और कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। तो 64 कोडॉन में ये 3 हटा दो तो बचे 61। 61 कोडॉन के लिए 61 एंटी कोडॉन, 61 एंटी कोडॉन के लिए 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए, लेकिन 61 से कम होते हैं क्योंकि एक ट्रांसफर आरएनए कई एक कोडॉन से पेयर करता है। ये वॉबल हाइपोथेसिस में समझना है। ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए इज 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। जो ट्रांसफर आरएनए का टिपिकल साइज है वो बहुत छोटा है। सबसे छोटा आरएनए होता है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, केवल 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड का बना है। 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड के ज्यादातर ट्रांसफर आरएनए बने हैं। तो ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये राइबोसोमल और मैसेंजर आरएनए से छोटा होता है, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना और अडेप्टर मॉलिक्यूल जो समझाया उसको भी ध्यान रखना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो है हम अब पूरा विस्तार से देखेंगे। बंद करिए। ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो, जितने ही आरएनए हैं, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक धागे के बने होते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 धागे का बना होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये एक धागे के बने होते हैं, ठीक। ट्रांसफर आरएनए जब बनता है डीएनए से, चाहे राइबोसोमल आरएनए बने, चाहे ट्रांसफर आरएनए बने, चाहे मैसेंजर आरएनए बने, सब ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जो भी आरएनए बनते हैं पहले सीधे सीधे बनते हैं, और आरएनए जो भी बनते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे बनते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इस दिशा में बनता आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी एकदम सीधा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर आरएनए का है सीधा सीधा है। ये जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। ये सिंगल चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है, बनाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है, जिसको हॉली ने दिया था। तो ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद बनाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ लाइक होता है, जिसे हॉली ने दिया था, और फिर फर्दर फोल्डिंग हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर से फोल्डिंग हो जाती है और बनता है ट्रांसफर आरएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर। ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, उल्टा एल के आकार का होता है, एल शेप्ड है। इसे किम ने दिया था। तो ट्रांसफर आरएनए का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है, इन्वर्टेड एल शेप्ड है, इसको किम ने दिया था। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे रखा है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है और इसे हॉली ने दिया था। किसने दिया था? हॉली ने दिया था। तो हम तुम्हारे सामने क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रांसफर आरएनए का, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। ये चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद ये पहले बनाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। ये अपने ऊपर फोल्ड होकर के 5 आर्म्स बनाती है। ये अपने ऊपर फोल्ड होकर के 5 आर्म्स बनाती है। ये जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ऐसे ही थी सीधी सीधी, ये अपने ऊपर फोल्ड हो गई है। अपने ऊपर फोल्ड होने के बाद ये ट्रांसफर आरएनए का बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक है और इसमें 5 आर्म्स हैं, 5 भुजाएं हैं। कौन कौन से 5 आर्म्स हैं? एक ये आर्म है, दूसरा आर्म, तीसरा आर्म, चौथा आर्म और 5वां आर्म। इसमें 5 भुजाएं बनती हैं। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए किसने दिया था? ये हॉली ने दिया था।
ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का किसने दिया था? ये हॉली ने दिया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हॉली ने दिया था। चलो ठीक है, अभी बताते हैं। अब ये तो 5 आर्म्स हैं। पहला आर्म देखो, ये है, ये आर्म है। इस आर्म के अंदर कुछ पेयर्ड बेसेस होते हैं। इस आर्म के अंदर कुछ पेयर्ड बेसेस होते हैं। ये पेयर्ड हो गए। मान लो यहां पर लगा है ग्वानिन, तो यहां लगा होगा साइटोसिन, यहां एडेनिन, तो यहां यूरेसिल। ये पेयर्ड बेसेस हैं। और इस आर्म में होते हैं 3 अनपेयर्ड बेसेस। इस आर्म में होते हैं 3 अनपेयर्ड बेसेस, और वो होते हैं CCA। ये अनपेयर्ड है, इसका पेयर इधर नहीं मौजूद है। ये अनपेयर्ड बेसेस हैं। तो इस आर्म को हम लोग कहते हैं, इस आर्म का नाम है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, या पहले कह लो यहां पर 3 अनपेयर्ड बेसेस हैं CCA, तो इसको बोलते हैं CCA आर्म। ये पहला आर्म है, इसको कहते हैं CCA आर्म। इस आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड को पकड़ता है। इस आर्म की मदद से किसको पकड़ता है? ये अमाइनो एसिड को पकड़ता है। इस आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड को पकड़ता है। तो इस आर्म का एक और नाम है, इस आर्म को हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, इसको अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसी आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। 3 अनपेयर्ड बेसिस हैं CCA। कौन कौन से हैं? CCA, 3 अनपेयर्ड बेसिस है, ध्यान रखना। तो इसमें कुछ पेयर्ड बेसिस हैं और 3 अनपेयर्ड बेसिस हैं। तो दिस आर्म हैज 3 अनपेयर्ड बेसिस, दिस आर्म हैज 3 अनपेयर्ड बेसिस, दिस आर्म हैज 3 अनपेयर्ड बेसिस। इस आर्म में 3 अनपेयर्ड बेसिस होते हैं, और वो 3 अनपेयर्ड बेसिस क्या हैं? वो हैं CCA, इसीलिए इसका नाम है CCA आर्म। और इस आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड से बाइंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ठीक, दूसरे आर्म पे आते हैं। दूसरा आर्म ये वाला, ये, इसमें भी कुछ पेयर्ड बेसिस हैं, इसमें भी कुछ पेयर्ड बेसिस हैं और कुछ अनपेयर्ड बेसिस हैं। इसमें कुछ पेयर्ड बेसिस हैं, ये वाले, ये पेयर हैं, और ये अनपेयर्ड बेसिस हैं। इस आर्म को कहते हैं, इस आर्म को कहते हैं T-Psi-C आर्म। इस आर्म को कहते हैं, इस आर्म को कहा जाता है T-Psi-C आर्म। T-Psi-C आर्म प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इस आर्म की मदद से ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से बाइंड करता है। इस आर्म की मदद से ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये राइबोसोम से बाइंड करता है। तो इस आर्म का एक और नाम है, इस आर्म को हम लोग कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसको कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसी आर्म की मदद से ये राइबोसोम से चिपकता है। ठीक, इसमें कुछ पेयर्ड बेसेस हैं, यहां पे पेयर्ड दिखा रखे हैं ये, और कुछ अनपेयर्ड बेसेस हैं। ये अनपेयर्ड बेसेस एक लूप के अंदर मौजूद हैं, और उस लूप को हम कहते हैं T-Psi-C लूप। ये जो अनपेयर्ड बेसेस हैं, ये लूप के अंदर मौजूद हैं। इस लूप को हम लोग क्या कहते हैं? इस लूप को हम लोग कहते हैं T-Psi-C लूप। इसे बोलते हैं T-Psi-C लूप। T-Psi-C लूप, इसके अंदर मौजूद है T-Psi-C। इस लूप का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर T है, इसके अंदर साई है, और इसके अंदर C है। T-Psi-C, यहां पर ये बेसेस है, नाइट्रोजनस बेसेस है, ध्यान रखना। ये T-Psi, साई एक बेस है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, थाइमिन, ये साई भी एक बेस है। तो ये
टी साइसी आर्म को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसमें एक लूप है, इस लूप को कहते हैं टी साइसी लूप, और टी साइसी लूप के अंदर टी और साई और सी है, ये मालूम। और भी होंगे, हमने लिखे नहीं इधर। जो टी, देखो आरएनए में टी तो नॉर्मली पाया नहीं जाता, थाइमीन होता ही नहीं है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए के अंदर ये थाइमीन मौजूद है। ये जो थाइमीन है ये अनयूजुअल बेस है। देखो आरएनए के 4 यूजुअल बेसेस बताओ जिनसे मिलकर आरएनए बनता है। वो है एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल होता है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में थाइमीन भी पाया जाता है डीएनए की तरह। इसको राइबोथाइमीन कहते हैं। नॉर्मली ये थाइमीन आरएनए में नहीं होता, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, तो ये अनयूजुअल बेस है। कैसा? ये अनयूजुअल बेस है। यूजुअल कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। अनयूजुअल है थाइमीन। साई बेस, साई बेस को हम लोग कहते हैं स्यूडो यूरिडीन बेस। ये भी एक अनयूजुअल बेस है। ये एक तरह का नाइट्रोजिनस बेस है, नॉर्मली नहीं पाया जाता आरएनए में, लेकिन ट्रांसफर आरएनए के अंदर है। ठीक, तो ट्रांसफर आरएनए के टी साइसी लूप के अंदर 2 अनयूजुअल बेसेस हैं। कौन कौन से हैं? टी और साई। तो टी साइसी लूप, टी साइसी लूप contains 2 unusual bases। इसके अंदर 2 अनयूजुअल बेसेस हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है टी बेस। इस टी बेस को कहते हैं राइबोथाइमीन बेस। ये थाइमीन बेटा आरएनए का है, डीएनए का नहीं है। इसको राइबोथाइमीन बेस भी कहा जाता है या टी बेस। नॉर्मली ये आरएनए में नहीं होता, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में है। दूसरा है साई बेस। दूसरा है साई बेस। साई बेस को हम लोग कहते हैं स्यूडो यूरिडीन बेस। स्यूडो यूरिडीन बेस, इसको कहते हैं स्यूडो यूरिडीन बेस। ये स्यूडो यूरिडीन। तो 2 आर्म हो गए, टी साई सी आर्म। इस आर्म की मदद से ये राइबोसोम से जाकर के चिपकता है ट्रांसफर आरएनए, तो इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं। इस आर्म में एक लूप है टी साई सी लूप, और इस लूप के अंदर 2 अनयूजुअल बेसेस हैं, टी बेस और साई बेस। तो ये ट्रांसफर आरएनए के 2 अनयूजुअल बेसेस। अब देखो तीसरा आर्म ये वाला है। तीसरा आर्म ये है, ये इस आर्म को कहते हैं एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म। इसको हम कहते हैं तीसरा आर्म है। इस आर्म को कहा जाता है एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म। एक्स्ट्रा और वेरिएबल आर्म। देखो एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म का मतलब समझो। ट्रांसफर आरएनए ज्यादातर हमने बताया ये 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, ये बहुत छोटा होता है। मान लो ये ट्रांसफर आरएनए के अंदर टोटल 90 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक, 90 में से 80 न्यूक्लियोटाइड 4 आर्म्स बनाने में लग गए। 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म और 4 आर्म। 80 न्यूक्लियोटाइड 4 आर्म में यूज हो गए, तो बचे 10। 90 में से 80 घटा दो, 10। जो 10 बच जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो यहां आकर के समाहित हो जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा आर्म जो बच जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, उनको एकोमोडेट कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। अगर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बच रहे हैं, चारों आर्म्स बनने के बाद अगर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बच रहे हैं तो ये आर्म बड़ा होता है। कम न्यूक्लियोटाइड बच रहे हैं तो ये आर्म छोटा हो जाता है। और अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बच रहा है तो ये आर्म एब्सेंट हो जाता है, ये आर्म एब्सेंट हो जाता है। तो इसकी लंबाई जो है वो घटती बढ़ती है। तो ये वेरिएबल आर्म है। कैसा? ये वेरिएबल आर्म है। चलो नेक्स्ट आते हैं। चौथा आर्म जो है तुम्हारा, ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, चौथा आर्म। इस आर्म में भी कुछ पेयर्ड बेसेस होते हैं और कुछ होते हैं अनपेयर्ड बेसेस। इस आर्म को कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म। इस आर्म को क्या कहते हैं? इस आर्म को कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म।
इस आर्म का नाम है एंटीकोडॉन। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। इसके पास कुछ पेयर्ड बेसेस हैं, ये पेयर्ड बेसेस हैं, और कुछ अनपेयर्ड बेसेस हैं। अनपेयर्ड बेसिस एक लूप के अंदर है, इस लूप को हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। अनपेयर्ड बेसिस लूप में है, इस लूप को कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, इसे कहते हैं एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। इसके अंदर 7 हैं अनपेयर्ड बेसिस, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप के अंदर 7 अनपेयर्ड बेसिस हैं। अगर हम 3' एंड की तरफ से चलें, इधर से इधर चल रहे हैं, 3' की तरफ से ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा है और ये 7वां है। तो जब 3' एंड की तरफ से हम चलते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये एंटीकोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एंटीकोडॉन। मान लो ये एंटीकोडॉन है UAC, ये एंटीकोडॉन है। तो 3' एंड की तरफ से जब हम चलते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये एंटीकोडॉन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये एंटीकोडॉन बनाते हैं, एंटीकोडॉन। ये जो एंटीकोडॉन है ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से जाके चिपकता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। मान लो ये मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है, सी के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा G, ए के सामने होगा U, ये आपका ये मैसेंजर आरएनए है U, और U के सामने होगा तुम्हारा A। तो ये मैसेंजर आरएनए है, सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए है, तो ये है मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मैसेंजर आरएनए का जो कोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है, ये कोडॉन है, ये ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन से पेयर करता है। या ऐसे कह लो, ट्रांसफर आरएनए का कोडॉन मैसेंजर आरएनए के, ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ध्यान रखना। तो यहां पर ये वाला आर्म कहलाता है एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म में एंटीकोडॉन पाया जाता है, ये एंटीकोडॉन होता है एंटीकोडॉन लूप के अंदर। एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो दिस आर्म कंटेन्स एंटीकोडॉन। इस आर्म के अंदर एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन पेयर्स विद, एंटीकोडॉन पेयर्स विद कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, कोडॉन ऑफ mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफर आरएनए का कोडॉन, एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है। तो देखा तुमने, तो ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन की मदद से कोडॉन को रीड कर लेता है और इस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है उसको अपने साथ जोड़ लेता है, साइटोप्लाज्म से उठा के अपने साथ जोड़ लेता है, और ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है, उससे चिपक जाता है इस आर्म की मदद से और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब इस एंटीकोडॉन आर्म में एक अनयूजुअल बेस पाया जाता है। इस एंटीकोडॉन आर्म में एक अनयूजुअल बेस होता है और वो अनयूजुअल बेस है, वो अनयूजुअल बेस होता है आई बेस। क्या कहलाता है? आई बेस। यू की जगह पे आई हो सकता है, यहां पे यू लगा ना, ये इधर से हम चलेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, या एंटीकोडॉन में समझेंगे, इन एंटीकोडॉन में इधर से चलेंगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और पूरा चलेंगे अगर तो ये पहला अनपेयर्ड है, दूसरा अनपेयर्ड और तीसरा, चौथा, पांचवा अनपेयर्ड। तीसरा, चौथा, पांचवा अनपेयर्ड मिलकर एंटीकोडॉन बनाते हैं जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है। सिर्फ एंटीकोडॉन को देखो तो एंटीकोडॉन को सिर्फ देखोगे तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो ट्रांसफर आरएनए की फर्स्ट पोजीशन पर आई बेस है,
यू की जगह पे आई भी हो सकता है। आई एक अनयूजुअल बेस है, इसे हम आइनोसिन बेस कहते हैं। यूजुअल बेस कौन से थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन या यूरेसिल आरएनए में। ट्रांसफर आरएनए के यूजुअल बेसिस क्या हैं? आरएनए के यूजुअल बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आइनोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है, ये अनयूजुअल है, नॉर्मली आरएनए में नहीं होता लेकिन ट्रांसफर आरएनए में है। तो यहां पर देखो एंटीकोडॉन लूप के अंदर एक अनयूजुअल बेस है। एंटीकोडॉन लूप हैज an unusual base known as I base or inosine base तो ट्रांसफर आरएनए के 3 अनयूजुअल बेसिस के नाम बताओ अभी तक। तुम कहोगे 3 हैं, टी बेस, राइबोथाइमिन बेस, साई बेस, सीडोयूरिडीन बेस और आई बेस, आइनोसिन बेस। ये 3 अनयूजुअल अभी तक देखे हमने, और हमने 4 आर्म्स पढ़ लिए। पहला था तुम्हारा सीसीए आर्म या अमाइनो एसिड रिसेप्टर आर्म, दूसरा टीसाईसी आर्म, तीसरा एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म, चौथा एंटीकोडॉन आर्म। अब आते हैं 5वें आर्म पे। ये है 5वां आर्म, ये वाला। इस आर्म को हम लोग कहते हैं डीएचयू आर्म। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इस आर्म से चिपकता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इस आर्म से चिपकता है। तो इस आर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इस आर्म को एक और नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। इस आर्म को कहते हैं अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। इस आर्म के अंदर भी देखो, इस आर्म के अंदर भी कुछ पेयर्ड बेसेस होते हैं और कुछ अनपेयर्ड बेसेस होते हैं। इन अनपेयर्ड बेसेस में एक बेस होता है डीएचयू बेस। इन अनपेयर्ड बेसेस में एक अनयूजुअल बेस होता है। यूजुअल नहीं है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल में से नहीं है, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस है, वो है डीएचयू बेस। डीएचयू बेस एक लूप के अंदर मौजूद है। इस लूप को हम लोग कहते हैं डीएचयू लूप। तो डीएचयू लूप के अंदर एक अनयूजुअल बेस होता है, इसको हम डीएचयू बेस कहते हैं या डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस कहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस कहते हैं। तो डीएचयू लूप कंटेन्स an unusual base, that is DHU base or a dihydroxy uridine base, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। तो अब ट्रांसफर आरएनए में हमको 4 अनयूजुअल बेसेस दिखाई पड़ रहे हैं। 4 अनयूजुअल बेसेस कौन कौन से हैं? टी बेस और राइबोथाइमिन बेस, साई बेस और सीडोयूरिडीन बेस, आई बेस और आइनोसिन बेस और डीएचयू बेस और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। ये 4 अनयूजुअल बेसेस हैं, ध्यान रखना। तो ट्रांसफर आरएनए का ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सीधा सीधा क्या था ये? प्राइमरी, फोल्ड हो गया सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और ये कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ लाइक है, क्लोवर लीफ लाइक है। इसको किसने दिया था? इसको हॉली ने दिया था। किसने दिया था? इसको हॉली ने दिया था। इसके बाद फर्दर फिर फोल्डिंग हो सकती है इसकी,
और टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा जो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, एल शेप्ड, उसको किम ने दिया था, किम, KIM, किम, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ मॉडल। तो एक ट्रांसफर आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी सीधी सीधी, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद 5 आर्म्स बनाती है। 5 आर्म्स में पहला आर्म है CCA आर्म। इस आर्म की मदद से ये अमाइनो एसिड को से बाइंड करता है, इसलिए इस आर्म को कहते हैं अमाइनो एसिड रिसेप्टर आर्म। यहां पर 3 अनपेयर्ड बेसेस हैं CCA, इसलिए इस आर्म का एक और नाम है CCA आर्म। दूसरा आर्म है T-Sci-C आर्म, ये वाला। इस T-Sci-C आर्म की मदद से ये ट्रांसफर आरएनए जाके राइबोसोम से बाइंड करता है, चिपकता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इस आर्म के अंदर, इस आर्म के में एक लूप होता है, इस लूप को कहते हैं T-Sci-C लूप। ये इस लूप के अंदर 2 अनयूजुअल बेसेस हैं, T बेस और राइबोथाइमिन बेस, साई बेस और स्यूडोयूरिडीन बेस। तीसरा आर्म है एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म। 4 आर्म्स को बनाने में न्यूक्लियोटाइड जो खर्च हो गए, खर्च होने के बाद जो बचते हैं वो यहां पर एकोमोडेट हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अगर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बचते हैं तो ये लंबा होता है, कम न्यूक्लियोटाइड बचते हैं तो ये छोटा होता है, और नहीं बचते हैं तो ये आर्म एब्सेंट होता है। तो ये एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म है, इट एकोमोडेट्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड। ठीक। चौथा आर्म है एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म में एक एंटीकोडॉन पाया जाता है जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इस एंटीकोडॉन आर्म में एक लूप पाया जाता है, इस लूप को कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, और इस लूप में एक अनयूजुअल बेस, यू की जगह पे आई हो सकता, इस आई को कहते हैं आई बेस या आइनोसिन बेस कहते हैं। 5वां आर्म है ये वाला आर्म, ये DHU आर्म है। इस DHU आर्म में भी एक लूप है, इस आर्म इसको बोलते हैं DHU लूप, और DHU लूप के अंदर भी एक अनयूजुअल बेस है, इस अनयूजुअल बेस को कहते हैं DHU बेस या डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। इस आर्म की मदद से, इस आर्म से एक एंजाइम चिपकता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो इस आर्म को हम लोग कहते हैं अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तुमने देखा ट्रांसफर आरएनए का, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया? तुम कहोगे हॉली ने। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ता है? क्लोवर लीफ लाइक होता है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टोटल कितने आर्म्स हैं? टोटल 5 आर्म्स हैं। ट्रांसफर आरएनए के अनयूजुअल बेसिस के नाम बताओ। टी बेस राइबोथाइमिन बेस, और आपका साई बेस या सीडोयूरिडीन बेस, आई बेस या आइनोसिन बेस, और DHU बेस डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। ट्रांसफर आरएनए के कौन सा आर्म में एंटीकोडॉन है? ये एंटीकोडॉन आर्म के अंदर, एंटीकोडॉन आर्म के अंदर एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन किससे पेयर करता है? मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाता है, कोऑर्डिनेशन करता है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब देखो, एक तरफ से ये कोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के, एक तरफ से अपने एंटीकोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है, और इस कोडॉन के अनुसार ये कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उस अमाइनो एसिड को दूसरे आर्म्स की मदद से बाइंड कर लेता है, इसको पकड़ लेता है। तो ये एक तरह का एडेप्टर मॉलिक्यूल है। ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और कई एक सवाल इससे आ चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल अब ये थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा है हमने, वो भी आपको हम बता देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया, डिटेल में देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। हाँ बेटा, ट्रांसफर आरएनए का हमने स्ट्रक्चर समझा। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा, उसको भी जरा देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये ट्रांसफर आरएनए है, ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स लगे होते हैं, ये कोडॉन लगे हैं, ये लगा है, ये कोडॉन है। मैसेंजर आरएनए कोडॉन है, और ट्रांसफर आरएनए के ये एंटीकोडॉन है। क्या है ये एंटी ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड करता है। इसके एंटीकोडॉन ने यहां पे पता लगा लिया, यहां पर AGU है, और AGU कोड करता है सीरीन को। तो अपने साथ इसने कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ लिया? अपने साथ इसने अमाइनो एसिड जोड़ लिया सीरीन। ये कौन सा आर्म होगा? ये CCA आर्म है, ध्यान रखना। क्या जोड़ लिया? सीरीन, क्योंकि AGU कोड करता है सीरीन को। तो ट्रांसफर आरएनए ने अपने एंटीकोडॉन की मदद से
मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड कर लिया, उसने पता लगा लिया यहां पर AGU लिखा है और AGU कोड करता है सीरीन को, तो CCA आर्म से कौन सा अमाइनो एसिड चिपक गया? सीरीन। इस वाले में देखो यहां पर दूसरा है, ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए, यहां पर इस ट्रांसफर आरएनए ने मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पता लगा लिया कि यहां पर UAC है और UAC कोड किसको करता है? UAC कोडॉन कोड करता है टायरोसिन को। किसको कोड करता है? टायरोसिन। तो यहां से इसके CCA आर्म से कौन सा अमाइनो एसिड चिपक गया? टायरोसिन। क्या चिपक गया? टायरोसिन। तो ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को पढ़ लेता है और उस कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड है या वो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उसको CCA आर्म से जोड़ लेता है। ये दिखा रखा है यहां पर एक ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए सीरीन का है, ये ट्रांसफर आरएनए टायरोसिन का है। हर एक अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है, अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए का हमने स्ट्रक्चर तुमको समझाया। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, द सेकेंडरी और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज क्लोवर लीफ लाइक। ये हमने तुमको बताया। ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है, गिवन बाय हॉली, इसको हॉली ने दिया। द टर्चरी और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज इन्वर्टेड एल शेप्ड, गिवन बाय किम। जो फाइनल स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का, ये टर्चरी या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको जो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, जिसको किम ने दिया था। लेकिन तुम्हारे में जो डिस्क्राइब कर रखा है वो है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल में हमने तुमको बताया सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म 5 डिफरेंट आर्म्स। जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद कितने आर्म्स बनाती है? 5। पहला आर्म था अमाइनो एसिड रिसेप्टर आर्म और CCA आर्म या CCA एंड भी कह सकते हो। इस CCA आर्म में 3 अनपेयर्ड बेसेस हमने बताए थे तुमको। CCA अमाइनो एसिड बाइंड्स विद A ऑफ CCA आर्म। CCA आर्म के A से आकर के चिपकता है अमाइनो एसिड। CCA आर्म के A से चिपकता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड CCA आर्म के A से चिपकता है, A से बाइंड करता है, ये हमने तुमको बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T साई C आर्म। T साई C आर्म, तो यहां पे साई देखो लिखा नहीं है, इसको लिख लो। ये है T साई साई, ये है T साई C आर्म। T साई C आर्म, इस आर्म की मदद से ये राइबोसोम से चिपकता है, तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। इस आर्म के T साई C लूप में, T साई C लूप में 2 अनयूजुअल बेसेस हमने तुम्हें बताया। पहला था साई बेस और स्यूडो यूरिडीन बेस। पहला था T बेस और राइबोथाइमिन बेस, और दूसरा हमने बताया था साई बेस और स्यूडो यूरिडीन बेस। साई बेस और स्यूडो यूरिडीन बेस, ये 2 अनयूजुअल बेसेस हैं तुम्हारे T साई C आर्म, और इस आर्म की मदद से राइबोसोम से ये चिपकता है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म। इट एकोमोडेट्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड बच जाते हैं उनको ये अपने में समाहित कर लेता है, एकोमोडेट करता है। एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म के अंदर एंटीकोडॉन लूप है। एंटीकोडॉन लूप कंटेन्स एंटीकोडॉन, इस एंटीकोडॉन लूप के अंदर एंटीकोडॉन पाया जाता है दैट पेयर्स विद कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA। ये mRNA के कोडॉन से पेयर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। एंटीकोडॉन लूप कंटेन्स एन अनयूजुअल बेस, एंटीकोडॉन लूप के अंदर एक अनयूजुअल बेस हमने तुमको बताया था, वो आई बेस था या आइनोसिन बेस कहते हैं, आई बेस या आइनोसिन बेस। 5वां आर्म हमने बताया DHU आर्म। इस आर्म से आकर के एक एंजाइम चिपकता है, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इस आर्म से चिपकता है, तो इस आर्म का नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। DHU लूप, इस आर्म के अंदर भी एक लूप होता है, DHU लूप कहलाता है। DHU लूप कंटेन्स एन अनयूजुअल बेस, DHU लूप के अंदर एक अनयूजुअल बेस होता है जिसको हम कहते हैं DHU बेस या डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। तो ट्रांसफर आरएनए के 4 अनयूजुअल बेसेस हो गए। सबसे पहले राइबोथाइमिन बेस, दूसरा स्यूडो
यूरिडीन बेस यानी साई बेस, तीसरा आइनोसिन बेस यानी आई बेस, और चौथा DHU बेस या डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस। ये ट्रांसफर आरएनए के अनयूजुअल बेसिस हैं। होपफुली मुझे लगता है कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, दैट्स ऑल।